राशन तो दे रही है सरकार, लेकिन ये जो आज आवारा पशु जो टहल रहे हैं उनसे 50 किलो का नुकसान हो रहा है किसान भाइयों का। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये गुलामी प्रथा वाली जो स्कीम है, ये यही स्कीम है। हम लेकर आ रहे हैं A to Z Voice. जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है काकोरी में और तमाम मुद्दों पर जो प्रत्याशी हैं हर पार्टी से उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के रियाज अहमद राजू जी, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नगर निगम चुनाव करीब है और पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए, और आप अपना तारुफ दे दें कैमरे के सामने। धन्यवाद। मैं रियाज अहमद राजू, बहुजन समाज पार्टी से मैं पूर्व जिला सचिव भी रहा हूँ। जी जी। और नगर पंचायत काकोरी में भावी अध्यक्ष पद का दावेदार भी हूँ। जी, भावी प्रत्याशी हैं बसपा पार्टी से, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए काकोरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, नगर पंचायत काकोरी में जो मैं समझ रहा हूँ मेरी तरफ से जो मुद्दे हैं, एक तो कस्बे में सीवर लाइन की जो समस्या है, नाली की जो समस्या है, मेरा ये एजेंडा है, समझ लीजिए मेरे उसमें, कि अगर मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाती है और मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष नेतृत्व करने का मौका जनता देती है, तो मैं नगर पंचायत काकोरी के अंदर सीवर लाइन लाने का काम जरूर करूंगा, सीवर लाइन का। और दूसरा जो एक हिंदू भाइयों के लिए मैं समझता हूँ कि कस्बे में कोई शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, और अगर मैं नगर पंचायत काकोरी से चेयरमैन पद के जीत के आता हूँ तो निश्चित तौर पर मैं एक शमशान घाट की भी व्यवस्था कराने आपके मैक्सिमम कितने वोटर्स हैं, मुस्लिम के हैं कि हिंदू के? लगभग बराबर है। हमारे यहाँ नगर पंचायत काकोरी में लगभग 19 लाख मतदाता मौजूदा टाइम में है। अच्छा, तो ठीक है। तो आपने आपने काफ़ी सारे मुद्दे बताए, पर्टिकुलरली आपने जो एक कमी थी हिंदुओं के लिए वो आपने बताया। मुस्लिमों का समर्थन कितना मिलेगा? आज आप खाली मैं कस्बे की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी मुखिया हैं बहुजन समाज पार्टी की, वो जिस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो मुद्दे आज वो उठा रही हैं, उसके लेकर के जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि देखिए 22 में मुस्लिम समाज ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों, क्योंकि आपके ही चैनल के द्वारा, जो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ लेकिन जो गोदी मीडिया जो कही जा रही है, उन्होंने एक ये हवा बनाई कि चुनाव सपा और भाजपा के ही बीच में है। तो मुस्लिम भाइयों ने, हमारे जो भावुक कौम है, जो हमेशा दिल से काम लेती है, जो ना कि दिमाग से थोड़ा कम सोचते हैं, दिल से भावुक होते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको हमेशा से मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। अब एक तरफा, हाँ, ये तो लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे तो ज़्यादातर बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करी, मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है, बुलडोज़र चला के मदरसों पर अभियान चला रही बुलडोज़र का ज़्यादातर, तो मुस्लिमों को ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। हाँ, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। उसका एक बीजेपी समाजवादी मिक्स होके कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, यही तो मेरा जो सच्चाई है वो ग्राउंड लेवल पे वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वो आपस में मिली हुई, जबकि ये लांछन बहुजन समाज पार्टी पर लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ए टीम और बी टीम, आपने भी सुना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर मुस्लिम समाज बहुजन समाज के साथ में अगर जिस दिन जुड़ गया तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। और वो आज धीरे धीरे 22 का आपने अभी इलेक्शन देखा, अब 22 के इलेक्शन के बाद में जिस तरीके से मुसलमानों की उपेक्षा,
तो समाजवादी को वोट करने के बाद नहीं है, क्योंकि जो समाजवादी का जो अपना बेस वोट है, जो समाजवादी जिसको अपना वोट मानती है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा होता है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज से सरकारें नहीं बनती। देखिए बहन जी हमारी जो है सरोजन हिताय, बीजेपी ने मतलब जनता का समर्थन किस बुनियाद पे लिया? धर्म की बुनियाद पे लिया कि लोग कहते हैं फ्री राशन बार बांट के जनता को खरीद लिया? बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये जो राशन की जो व्यवस्था, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये गुलामी प्रथा वाली जो स्कीम है, ये यही स्कीम है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहती है कि आप जो फ्री राशन तो दे सकते हैं, लेकिन फ्री एजुकेशन नहीं दे सकते। आपको देना है तो फ्री एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बैकवर्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा, और इतनी महंगी कर दी है कि उसको गरीब इंसान उस पर पहुंच ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता। और ये यही चाहते हैं कि आप वहीं रहें और आप 5 किलो गेहूं, और जबकि इसमें भी है भाई आप ये देख रहे हैं कि सांडों का मामला किस तरीके से छुट्टा रोड पे घूम रहे हैं। वो 5 किलो राशन तो दे रही है सरकार, लेकिन ये जो आज आवारा पशु जो टहल रहे हैं उनसे 50 किलो का नुकसान हो रहा किसान भाइयों का, और 5 किलो राशन देकर के वो लीपा पोती का काम, उधर 50 किलो का नुकसान हो रहा है और इधर 5 किलो राशन आदमी को बांटा जा रहा है। और देखिए दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्टी शुड वर्क, द लीडर्स शुड वर्क, ठीक है। तो जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, संविधान के अकॉर्डिंग पार्टी को काम करना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें बोला जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस पार्टी जो है वो संविधान का मतलब कहते हैं जिसको बोलना नहीं चाहिए, बट एक तरह से संविधान की धज्जी उड़ रही है ना। ये धज्जियाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 दिसंबर 1992 को ही एक तीर से 2 निशाने किए। देखिए उस दिन बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, पुण्यनिवास दिवस था 6 दिसंबर को। तो उसी दिन बाबरी मस्जिद शहीद करके ये मैसेज दिया कि संविधान की धज्जियाँ को उड़ा दिया, और दूसरे के मुसलमानों को कि आप बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। बिल्कुल, बाबरी मस्जिद आपने कहा तो बिल्कुल देखिए एक तरह से एक है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 15 से जो आर्टिकल 20 और 25 है, इन सब में जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, जिसमें मतलब हर धर्म की बुनियाद। लेकिन अब आप देखिए जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद ले लीजिए, तो बिल्कुल लगता है कि हाँ बिल्कुल एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा है, संविधान को उल्लंघन बिल्कुल बखूबी किया जा रहा है। देखिए ये इनकी सोची समझी रणनीति है। आपने जो ये प्रश्न उठाया थोड़ा से मैं समझ रहा हूँ शायद लंबा हो जाएगा मामला। ये शॉर्ट में समझाते, ये सवर्णों जो आरक्षण का मामला, मैं समझ रहा हूँ 3000 साल से 100% आरक्षण जो सवर्णों को मिल रहा था, लेकिन बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद ये जो शेड्यूल कास्ट SC ST को ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था बाबा साहब ने रखी, उससे इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन, ये समझ लीजिए जैसे छाती पे मूंग नहीं दली जाती, वो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी को। और वो अब आज सत्ता में है, वो इसी पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से बाबा साहब के संविधान को मिटाया जाए। 6 दिसंबर का आप क्या बोल रहे थे? 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद बारे में बोल रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, और 6 दिसंबर बाबा साहब का पुण्यनिवास दिवस भी उसी दिन होता है। तो उसी दिन ये सोची समझी रणनीति थी कि बाबा साहब की आपकी पुण्यनिवास दिवस पे ही संविधान का उल्लंघन किया गया। और आज भी ये जुडिशरी, आपने जो जज साहब से जो रिपोर्ट आई है, आज बाबरी मस्जिद का फैसला हो चुका, अब उसका कोई खैर बात इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें क्या कहा है ये आप भी उसके बाद आप ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, आपके सारी बातें होने के बाद भी भाई आज बाबरी मस्जिद तो वहाँ शहीद हो गए, राम मंदिर फैसला दे दिया। और वो भी ये कह रहे थे जो आस्था का जिक्र नहीं था कि फिर ये आस्था कहाँ से आ गई? संविधान में आस्था का कोई रोल तो नहीं है, क्या आस्था के नाम पे फैसले होते? तो अपनी कौम के इंस्टीट्यूशंस बनाने का भी अधिकार है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करके मनुस्मृति को लाना चाहती, ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है। और इसीलिए अच्छा आरक्षण का जो मामला है, आरक्षण
तो अपने आप ही ख़त्म हो गया। अब जब नौकरियां नहीं सरकार दे पा रही, ये डबल इंजन की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे इनके, और उसके ऊपर आप शर्म की बात ये है कि हमारे देश का गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि ये जुमलेबाजी है। आप बात को लोगों से कहते हैं और ऊपर से कहते हैं ये जुमला है। ये किस तरीके का छलावा है? ये आप कहाँ हिंदुस्तान को लेकर के जा, क्या हिंदू और मुस्लिम को लेकर के आप सत्ता तो हासिल कर सकते, लेकिन आप देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? देश कितनी बर्बादी देश कहाँ जा रहा है? आप सत्ता, आप सिर्फ 24 घंटे चुनाव में ही रहना चाहते हैं। आप देश की बर्बादी को आपको नहीं दिख रहा है कि देश आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है? आज हम गरीबी जो मोदी जी के आने से पहले आज हम 55वें नंबर पे थे, आज 100 कुछ नंबर पे पहुंच गए हैं गरीबी के मामले में। और हम, आप विश्व गुरु की बात करते हैं, चाइना कहाँ पे खड़ा हुआ है और आज हिंदुस्तान कहाँ पर है? मोदी जी को ये, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए। खाली सिर्फ और सिर्फ ये डिबेटों से और ये हिंदू मुस्लिम करने से देश का भला होने वाले, अगर आप जिस तरीके की बात करते हैं, जब हिंदू और मुस्लिम ही नहीं होगा तो आप कहाँ से प्रधानमंत्री, क्या करेंगे आप जिस तरीके से नफरत की राजनीति को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप किसी को कपड़ों से एनआरसी में मुस्लिमों को बाहर निकालने की बात कर रही है। यही मैं कह रहा हूँ, आप कपड़ों से लोग पहचानते हैं। आप ये गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान एक, शाहरुख वाला केस आपने देखा ही है। हाँ, आज ये नया केस, अब बताइए आप इसके ऊपर तो बड़ा बवाल, ये सब जो है सब सोचिए समझिए रणनीति के तहत सब ये सब मुद्दे हैं नहीं जो बीजेपी तरफ से उठाए जाते हैं, ठीक है। बीजेपी भी धर्म की बुनियाद पे जनता का समर्थन ले लिया, ब्रेन वॉश कर दिया, है ना। अखिलेश यादव का देखिए क्रेज था, जनता में समर्थन था अखिलेश यादव का, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। बसपा की तरफ से मतलब कैसे समर्थन मिलेगा? जनता के दिल में जो ब्रेन वॉश कर दिया गया बीजेपी की तरफ से, वो कैसे मिटा पाएंगे? देखिए, आज बड़ी तादाद में लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब लोगों ने ये समझ लिया है। लोग चाह रहे थे कि भाई गुजरात मॉडल के ऊपर बात हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल की बात लेकर के आए, तो लोगों ने समझा कि अच्छा भाई शायद गुजरात मॉडल भी देख लिया जाए। लेकिन आज देखने के बाद में लोगों को ये बात समझ गया है, खास करके मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि आपने बहन जी का भी शासनकाल देखा होगा। आज एक बात तो हर व्यक्ति मानने को तैयार है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का लोग है, कि बहन जी के लाइन ऑर्डर जो है वो बहन जी से अच्छा किसी का नहीं था। ये आज विपक्षी भी मानते, लेकिन उस पर अमल करना नहीं चाहते हैं। ये अगर बहन जी की सरकार, तो ये आप जो देख रहे हैं जिस तरीके से मुस्लिमों का रुझान आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हो रहा है, और ये बहुजन समाज, और जैसे माननीय काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो अब दलित और मुसलमान जब मिल जाएगा ना, तो इनका कहीं अता पता नहीं लगेगा। मुसलमानों को समर्थन मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों को उन्होंने 22 में जलील करने का काम किया है, ये शायद आज भी आप देख रहे हैं कि एक पत्रकार के ऊपर आवाज़ उठती है तो माननीय अखिलेश यादव जी, और या तो और किसी कम्युनिटी का अगर कोई व्यक्ति होता है तो अखिलेश यादव जी हर मुख्यालय को घेरने का काम करते हैं। माननीय आजम खान साहब, मैं आजम खान साहब के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन एक वो सम्मानित नेता हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या आजम खान साहब के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते? मामला न्यायालय में लंबित है, ठीक बात। रामपुर में कहा जाता है आजम खान का गढ़ था, लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने बाजी मारी, तमाम मुद्दे उठाए गए समाजवादी तरफ से, क्या कुछ वजह लगी? देखिए, ये तो सरासर डील थी, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की डील, कि आप हमको मैनपुरी दे दीजिए, आप रामपुर ले लीजिए, और आजम खान साहब, खान के नाम पे बहुत सारे मुद्दे उठे, क्योंकि वो गढ़ था। ये आजम साहब को डेमोलाइज करने का सबसे बड़ा तरीका था, जो आजम खान साहब तक कि ये भी दावा किया गया कि सबकी से मिनिमम वोटिंग हुई, जबकि आपको बताएं कि ईयर 1933 में सबसे मिनिमम वोटिंग हुई थी रामपुर में, जहाँ पे 30% लोगों ने वोट दिया था, लेकिन उस वक्त भी आजम खान की जीत हुई। बिल्कुल। अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये सोचिए समझिए सब रणनीति के तहत काम हुआ है। तो डीआर जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई।
बहुत पीछे भी चले गए हम लोग बातचीत करते हुए। बाबरी मस्जिद की बात हुई और सरकार सत्ता में रहकर किस तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रही है, इस पर भी चर्चा किया। नगर निकाय चुनाव करीब है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जनता को इस बार तय करना होगा कि समाजवादी, बसपा की, कांग्रेस की, AIM जो भी पार्टी है, जनता को तय करना होगा, विकास की बुनियाद पर वोट करना है कि हर बार ब्रेन वॉश के मद्देनज़र एक धर्म की बुनियाद पे वोट करना। ये जनता का फैसला होगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।